टुडेज टॉपिक इज समाज में व्यवस्था, यानी कि सिस्टम इन सोसाइटी, हार्मनी इन सोसाइटी। तो समाज का भी अध्ययन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले के लेक्चर में, कि जो कुछ भी जानना है वो स्वयं में जानना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो समाज का अध्ययन भी स्वयं में करना है, अपने आप में करना है। जब अध्ययन करने जाते हैं तो अध्ययन की एक स्टडी की एक विषय वस्तु होती है, उसका एक कंटेंट होता है। तो यहाँ भी स्टडी का एक कंटेंट है। क्या कंटेंट है? एक तो हमारा डिजायर, हमारी इच्छा। हमारी इच्छा क्या है? एक लक्ष्य को पाना। समाज में हर व्यक्ति की इच्छा क्या है? लक्ष्य को पाना। वो लक्ष्य क्या है? सुख समृद्धि, यानी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी और एवरी फैमिली इन सोसाइटी हैव द सेम डिजायर। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहता है। ऐसा हम लोगों ने एक्सप्लोर करके देखा है। अब आप कुछ भी चाहते हैं तो उसका एक कार्यक्रम बनेगा। कार्यक्रम क्या है? सुख में जीना, या संगीत में जीना, या व्यवस्था में जीना। अब व्यवस्था क्या क्या है? चार स्तर की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। एक तो स्वयं की व्यवस्था मौजूद है, यानी स्वयं में हार्मनी में होना। फिर जब हम फैमिली की तरफ जाते हैं तो फैमिली इज ग्रुप ऑफ सो मेनी सेल्फ, बहुत सारे आत्म, बहुत सारे लोगों का समूह है। 2 4 6 10 15 20। हम लोग ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, लिव इन, कई तरह की फैमिलीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस परिवार में हम लोगों ने जाना है कि कैसे 9 भावों को फुलफिल करते हुए परिवार में व्यवस्था में जिया जाता है। और फिर समाज में व्यवस्था, फिर प्रकृति या अस्तित्व में व्यवस्था। इसको जानने का हम कार्यक्रम बनाएंगे, व्यवस्था पूर्वक जीने का। अब जब हम अध्ययन करेंगे इसको, समाज को, तो अध्ययन करने की विधि क्या होगी? समाज से जो कुछ भी इनपुट मिलता है उसको, जैसा कि मैंने मेथोडोलॉजी में बताया है, कि एक प्रस्ताव के रूप में ही लेना है। जो कुछ भी बाहर से हमको मिल रहा है उसको एक प्रस्ताव के रूप में लेना है, एक प्रपोजल के रूप में लेना है। और उस प्रस्ताव को स्वयं में जांच परख करना है, अपने आप में जांच परख करना है। और जांच परख करने का आधार स्वयं स्वीकृति है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है। यहाँ भी जब व्यवहार करने जाते हैं तो देखते हैं सहजता से क्या स्वीकार है हमको। और जब अपनी सहज स्वीकृति का भान हो जाता है कि हाँ ये प्रस्ताव सहजता से स्वीकार है समाज में, तो फिर हम उसको चलते हैं वैलिडेट करने। कभी भी जब थियोरेटिकली आप किसी चीज को क्लास में समझ लेते हैं, अपनी कक्षा में सैद्धांतिक रूप से अगर किसी चीज को समझ लेते हैं, तो आपकी कोशिश होती है, आपका प्रयास होता है कि उसको लैब में चल के प्रैक्टिकल करके एक बार उसको देखा जाए। तो जिस व्यवहार को प्रस्ताव के रूप में आपने स्वीकार किया है उसको जी कर देखते हैं। और जीना 2 स्तर पे होता है, एक व्यवहार के स्तर पे, एक कार्य के स्तर पे। व्यवहार के स्तर पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करता है, और कार्य के स्तर पे हम प्रकृति के साथ कार्य करते हैं, नेचर के साथ काम करते हैं। तो जब व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो ये देखना है कि बिहेवियर में सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज करेंगे कि बिहेव करते समय फीलिंग्स को, कि जो बिहेव, हम जिस फीलिंग को एक्सचेंज करने जा रहे हैं वो फीलिंग नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। चाहे वो फीलिंग ऑफ केयर है, फीलिंग ऑफ लव है, अफेक्शन है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट करने किसी को जा रहे हैं, तो देख लीजिए कि वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है। नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो इसका प्रमाण यही है कि यू विल लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। आपको भी खुशी होगी उस व्यवहार से, सामने वाले को भी खुशी होगी। ऐसे देखिए, सामने वाले को आप ये देखते ही आप गाली देने का मूड बनाइए। फीलिंग है क्रोध, एंगर, गाली देना है, तो देखेंगे गाली दे के ना आप खुश है ना सामने वाला खुश है। लेकिन नमस्ते करने का मन करे तो आप देखेंगे नेचुरली एक्सेप्टेबल है नमस्ते। आप भी हार्मनी में रहेंगे और जिसको नमस्ते करेंगे वो भी हार्मनी में रहेगा। इट विल लीड टू अ म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो व्यवहार में ऐसा जी करके देखते हैं। फिर कार्य, कार्य हम कहाँ करते हैं? सिर्फ प्रकृति के साथ काम करते हैं, नेचर के साथ काम करते हैं। तो हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि वहां पे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आए, यानी प्रकृति के साथ जो काम कर रहे हैं आप भी समृद्ध हो, प्रकृति भी समृद्ध हो। जैसे अब हम घर बना रहे हैं और हम पहाड़ की गिट्टी काट के बना रहे हैं, दिस इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल बिकॉज इकोलॉजिकल सिस्टम डैमेजेस बैडली एंड हाउस ऑफ सो मेनी क्रीचर्स जस्ट डिसमेंटल रुइन। बहुत सारे पशु पक्षियों का घर बर्बाद हो जाता है, अफ्लिक्ट हो जाता है। वहीं हम ईंटा बनाते थे, ईंटा बना के अगर हम छत लगा रहे हैं तो ये फिजिबल है, ये करने लायक है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है। इससे किसी का घर बर्बाद नहीं होता। तो हम जी के देख सकते हैं कि समृद्धि हमारी भी हो और हम नेचर के साथ बिहेव कर रहे हैं तो नेचर भी समृद्ध हो, ऐसी स्थिति बने।
तो जब ये इतना अध्ययन विधि भी समझ में आ गया, अब सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज डिजायरेबल एंड वेयर आर वी टुडे, क्या वांछित है, क्या किया जाना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं आज, कहाँ खड़े हैं हम आज। तो परिवार के स्तर पे हम चेक करके देखें कि फैमिली इज लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ऐसे परिवार जो एक साथ रह रहे हैं और संबंध में लोग हैं, वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि परस्परता में सुख और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, और उन सबका लक्ष्य कॉमन है परिवार में। हर इंडिविजुअल के अंदर हार्मनी है, हर इंडिविजुअल नाइन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करता है और अपने समूह में एक्सचेंज करता है, तो इससे सुख मिलता है। अब समृद्धि भी चाहिए, उत्पादन करना है। तो आप देखेंगे आपके यहाँ फैमिली सिस्टम में, जब इंडस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, एग्रेरियन लाइफ थी, हम कृषि जीवन में थे, तो सारा परिवार मिलकर उद्यम करता था, खेतों में काम करता था, आर्थिक उत्पादन करता था। और अक्सर जो है गांव उतना ही उत्पादन करते थे जिससे गांव भर का काम चल जाए, पेट भर जाए और बाकी भी चीजें एक्सचेंज करके वो पा जाए। कोई बहुत धनी होने के लिए काम नहीं करता था। ले देखिए, अगर लैंडलॉर्ड को छोड़ दिया जाए, जो एक शोषक शोषण करने वाला परिवार हुआ करता था सबका, जो कभी भी अपने आप को रिच बनाना चाहता था सुख से ज्यादा, इसलिए वो युद्ध करता रहता था। बहुत सारा घर में होने के बाद भी काफी कुछ छीनने पे विश्वास करता था, काफी कुछ दूसरों से छीन लेने पे विश्वास करता था। उसको छोड़ दिया जाए तो ठीक है। तो परिवार में देखा जाए तो एक सामूहिक लक्ष्य होता है, सब लोग मिल करके आर्थिक उत्पादन करते हैं, बिना उत्पादन के तो शरीर का पोषण संभव नहीं। तो एक कॉमन लक्ष्य होता है, और कॉमन लक्ष्य है एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का पोषण करना, शरीर सबका बना रहे, सब हर आदमी स्वस्थ रहे और सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। कुल मिला के फैमिली का ये टारगेट होता है। और अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो जो हिंदू जीवन संस्कार है, उसमें 16 संस्कार होते हैं। और मजेदार बात यह है कि उसमें से किसी संस्कार के लिए बाहर मतलब अपने परिवार पे ही डिपेंड है, ज्यादातर निर्भरता पारिवारिक सदस्यों पर ही आपकी होती है। तो इंडिपेंडेंट कम्युनिटी, इसलिए समुदाय और परिवार ये आपस में परस्पर अंतर्निर्भर स्वायत्त व्यवस्थाएं, ऑटोनॉमस सिस्टम कहा जाता है इनको। कम्युनिटी भी होती है, एक कम्युनिटी अपने सदस्यों को जिलाने की क्षमता रखती है। कोई भी कम्युनिटी, जैसे विलेज कम्युनिटी को देख लीजिए, एक गांव होता है, गांव में सीवान होता है। सीवान उस गांव का स्कोप है, रेंज है अधिकतम, उस गांव की सीमा विस्तार भूमि का। और उस गांव में रहने वाले जितने लोग होते थे पहले, उस गांव की सीमा में उन तमाम वस्तुओं का उत्पादन हो जाता था जिससे उनकी जीविका चलती रहे। यहाँ तक कि उनकी इंडिपेंडेंसी का लेवल ये था कि गांव में कुम्हार है वो बर्तन बना देगा, गांव में जो चौकीदार है वो रात में गांव की सिक्योरिटी सिस्टम का काम, सुरक्षा का काम करते थे, गांव के पंडित जी है वो रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, गांव के जो बनिया बणिक हैं, व्यापारी हैं, वो चीजों का उत्पादन करना, गौपालन करना, भूमि संरक्षण करना, इससे जुड़ा हुआ काम। गांव में जिनको आप छत्री जातियां कहते हैं, ये लोग बाहर के किसी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करने का काम अन्य लोगों के साथ मिलकर के, समूहों के साथ मिलकर के किया करते थे। तो देखा जाए तो एक गांव अपने आप में पूरी तरीके से मुकम्मल, गांधी ने भी उसको इसलिए एक एक अपने आप एक गणतंत्र कहा था, आत्मनिर्भर व्यवस्था कहा था। तो इस तरह की समाज में व्यवस्था देखने को मिलती है गांव में, परंपरागत रूप से। तो कुल मिला के कहना यह है कि जो परिवार हैं, परिवारों का लक्ष्य यही होता है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो, सबकी भावात्मक और आर्थिक जरूरतें पूरी हों। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं, पीपल्स लिविंग टुगेदर, फैमिलीज लिविंग टुगेदर रहते हैं, बट नॉट इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। पर वो सारी, ये तो समाज में मैंने बताया कि बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं और सभी म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तमाम परिवार मिलकर के एक ग्रामीण समुदाय को देखिए। तो अब आप क्राउड की कंडीशन को देखिए, भीड़ में क्या होता है। भीड़ में भी जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग एक साथ रहते हैं, क्राउड एक साथ रहती है, बट नॉट इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। लेकिन कोई परस्परता में संबंधों का निर्वाह वहां पे नहीं करता, इमोशनल फीडिंग नहीं करता है कोई, भावात्मकता का या शारीरिक जरूरतों का ध्यान नहीं रखता। मतलब रिजर्व होने के बाद भी देखिए तो लोग धक्का देके ही ट्रेन में चढ़ते हैं, मोस्टली कोशिश रहती है, जबकि सीट सुरक्षित है। ये दशाएं होती हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये समाज व्यवस्था में ये भीड़ की, तो इस तरीके से भीड़ में देखें तो एक साथ रह के भी लोग सामूहिक लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से भीड़ में लोगों को तकलीफ होती है, अव्यवस्था होती है, डिसहार्मनीज क्रिएट होती है, परेशानियां होती हैं।
अब आप इससे भी अगर और आगे बढ़िए कंडीशन में, देन यू कैन ऑब्जर्व द बैटल फील्ड्स, युद्ध क्षेत्र की चर्चा करिए। तो पीपल लिविंग सेपरेटली, दोनों तरफ आमने सामने सेनाएं तनी होती हैं। पीपल लिव सेपरेटली, अलग अलग जुदा बिल्कुल एक दूसरे से लोग रहते हैं। एंड पीपल आर इन एंगर, डिसेंटमेंट, क्रोध में, अपोजिशन में, स्ट्रगल की कंडीशन में रहते हैं। तो उनके लक्ष्य को अगर देखिए तो जहां एक तरफ भीड़ में डिफरेंट गोल्स होते हैं, वहीं युद्ध क्षेत्र में अपोजिट गोल्स होते हैं, परस्पर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, विरोधी लक्ष्य होता है। लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सबका दोनों पक्ष का हित अलग अलग होता है, अलग नहीं, विरोधी होता है, अलग नहीं होता है, अलग तो भीड़ में होता है, यहाँ तो सबका विरोधी लक्ष्य होता है, बिल्कुल परस्पर। तो ये कंडीशन होती है। तो वी विल एक्सप्लोर हार्मनी इन सोसाइटी, हम समाज में व्यवस्था को एक्सप्लोर करेंगे, उसको ढूंढने तलाशने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और द बेस ऑफ हार्मनी इन सोसाइटी इज हार्मनी इन फैमिली, परिवार अगर व्यवस्था में है तो समाज भी व्यवस्था में रहेगा। सो फॉर विच द बेस इज हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, और परिवार में अगर देखिए तो अगर परिवार में व्यवस्था तभी रहेगी जब व्यक्ति में रहेगी, यानी परिवार के सभी सदस्य व्यवस्थित हैं तो परिवार व्यवस्थित, परिवार व्यवस्थित है तो समाज व्यवस्थित, और समाज व्यवस्थित है तो उसके बाद चाहिए ही क्या, सब सुखी हैं। तो हार्मनी इन द सोसाइटी कैसे स्टेब्लिश होगा? नाउ जस्ट यू कैन सी द नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट पेज, हियर रिटन हार्मनी इन द सोसाइटी, समाज में व्यवस्था। समाज में व्यवस्था को देखा जाए तो समाज में ह्यूमन टारगेट क्या होता है, मानव लक्ष्य क्या है सोसाइटी के अंदर? समाज में मानव लक्ष्य है जो कि सबसे पहला कि हर व्यक्ति में, इन एवरी इंडिविजुअल देयर शुड बी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या? समाधान। समाधान किस बात का? समाधान समस्याओं का। और समाधान किस रूप में दिखाई देता है? राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, सही भाव सही विचार के साथ समाधान दिखाई देता है। संबंधों में सही भाव और परस्परता में सही विचार। सही विचार हमको सही भाव को पहचानने में मदद करता है। तो रिजोल्यूशन हर इंडिविजुअल में होना चाहिए। रिजोल्यूशन मीन्स एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन सेल्फ, इन हिज और हर सेल्फ। ठीक, ये हो गया। जब राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग हो गई, इसका मतलब आपका कार्य व्यवहार दोनों जो है वो समझदारी पूर्ण होगा। और आप जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अंतक्रिया करेंगे तो भी संबंध ठीक ठाक रहेगा, और प्रकृति के साथ काम करेंगे तो भी परस्परता में परस्पर समृद्धि के लिए काम होगा। अब हम परिवार में आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो परिवारों में, इन एवरी फैमिली व्हाट वी नीड प्रॉस्पेरिटी, हर परिवार समृद्ध हो, यानी हर परिवार के अंदर इतनी क्षमता हो, इस तरीके से परिवार उत्पादन करे कि परिवार के सभी सदस्यों के शरीर का पोषण हो पाए, तो समृद्धि के भाव में रहे। फैमिली, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली शुड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, जितनी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है उससे कुछ ज्यादा वो उपलब्ध करा पाए। उत्पादन अपने स्किल इतना डेवलप करें, कौशल विकास इतना ज्यादा करें कि वो उतना ज्यादा उत्पादन कर पाए कि परिवार में सबका पोषण हो पाए, सबके शरीर की सुरक्षा हो पाए, हम अपने शरीर का सदुपयोग कर पाए। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, इसको हम इंश्योर कर पाए, इसके लिए हमारी आश्वस्ति बने। अब समाज की तरफ चलते हैं। फिर समाज में क्या चाहेंगे? परिवार में समृद्धि आ गई तो फिर भौतिक संसाधन उपलब्ध है, तो समाज में क्या? सोसाइटी में फियरलेसनेस होना चाहिए, अभय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हर दूसरा व्यक्ति उसके भले के लिए सोचता है, उसके सुख और समृद्धि के अर्थ में ही है। अगर ऐसा नहीं सोचा होता तो आज हमारे पैरों में जूता है, कपड़ा है, आज हमने कान में ये लगाया हुआ है, ये देखिए कंप्यूटर हमारे पास है। ये समाज में लोगों ने लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ही बनाया है, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। तो अगर थोड़ा ठीक से देखेंगे ना तो हर आदमी दूसरे को सुखी करने के लिए ही काम कर रहा है। श्रम को हम एक्सचेंज करते हैं, हम करेंसी देते हैं। अभी तो पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय होता था। तो हमारे घर में चावल ज्यादा हो गया, आपके घर में सरसों ज्यादा हो गया, मस्टर्ड, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। क्या कहीं गेहूं हो गया, कहीं चावल हो गया, एक्सचेंज कर लिया। कभी हम लोग अपने बचपन में जब
पैसे नहीं होते थे, करेंसी का बहुत गाँव में चलन नहीं था, तो वही एक अन्नी दो अन्नी आती थी, वो भी मिलती तो थी नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, वो अरहर की टाल लगी रहती थी, बहुत सारे अरहर का काट काट के सुखाने के लिए रखा जाता था। तो दोपहर को जब घर वाले सो जाते थे तो उसी के भीतर घुस करके और हम लोग उसको तोड़ तोड़ के ईंटे से कूच कूच के अरहर निकालते थे। फिर जब बर्फ वाला आता था, आइसक्रीम तो मिलती नहीं थी, बर्फ मिलता था चीनियामा, तो बर्फ वाले को दे करके और हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे। तो सोसाइटी में एक्सचेंज होता था परस्पर, जिसके पास जो कुछ भी है अवेलेबिलिटी है, उसके अपने उपयोग से ज्यादा वो दूसरे को दे देता था, उपयोगिता के आधार पे। तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो भयहीन समाज हो। आप देखते हैं कि आपकी सरकार भी कहती रहती है कि हमको भयमुक्त समाज की स्थापना करनी है, तो सरकार के प्रयासों से तो भयमुक्त समाज की स्थापना कभी नहीं करती, क्योंकि सरकार खुद ही डराती रहती है सबको। सरकार कानून और दंड के शासन के माध्यम से भयहीन समाज बनाना चाहती है, तो भय पैदा करके भय को दूर नहीं किया जा सकता। समाज में केवल परस्पर विश्वास के माध्यम से जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमानों के बीच में हो या दो जातियों के बीच में हो, चाहे कम्युनल राइट्स हो या कास्ट राइट्स हो या क्लास राइट्स हो, जब किसी तरह का वर्गीय जाति या धार्मिक संघर्ष होता है, प्रजातीय संघर्ष होता है, तो एक ही चीज होता है कि धरने में सबको कर्फ्यू लगा करके और विश्वास बहाली के लिए जो लोकल थाना होता है, पुलिस होती है, डीएम होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सिविल के समाज के प्रभावशाली लोगों से जिनकी बात समाज के लोग मान जाते हैं, चाहे वो पंडित जी लोग हों, मुल्ला मौलवी साहब लोग हैं, छोटे छोटे नेता हैं, व्यापारी हैं, समाज इन लोगों को बुला के डीएम मीटिंग करते हैं और बैठक करने के बाद कहते हैं भाई लोगों को समझाइए आपस में लड़ने से क्या मिलेगा, आपके जो ग्रीवांसेस होंगे, जो तकलीफ है, परेशानी, आप बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। अगर किसी ने गलती किया तो हम उसको दंडित करेंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके परस्पर बहाली की जाए, ताकि लोग अपनी घरों से बाहर निकलें, सब्जियां खरीदें, खाने पीने का सामान खरीदें, नौकरी पे जाएं, बच्चे विद्यालय जाएं, बाजार खुले, सबका रोजी रोजगार चले और जीवन सामान्य हो जाए, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ताकि सबका ठीक से पोषण हो पाए, नहीं तो भूखों मर जाएंगे। तो देखा जाए तो समाज के अंदर विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखती है। आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो आपको यह विश्वास होता है कि जो सामान आप ले रहे हैं उसका उचित मूल्य आपने दिया है, और दुकानदार को यह विश्वास होता है कि जो सामान मैंने दिया उसका उचित मूल्य मैंने प्राप्त किया है। फिर उत्पादक को पास वो पैसा लेके जाता है और उसको पैसा देता है। उत्पादक को लगता है कि जो हमारी लागत और लागत के बाद जो हमको थोड़ा और मुनाफा चाहिए, ताकि हम अपने लिए बाकी चीजें भी खरीद पाए, तो हमको उचित मूल्य मिला है। तो ये जो भरोसा है ना, जैसे आपने कॉलेज में कभी फीस जमा किया हो, तो आप कॉलेज से इतनी सुविधाएं मिले कि आपको लगना चाहिए कि जो फीस आप जमा कर रहे हैं उसका उपयोग आपकी शिक्षा के अर्थ में हो पा रहा। तो ऐसा विश्वास समाज में होना चाहिए, तब जाके एक अभय जब तक नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक समाज में वो व्यवस्था नहीं बनी रह सकती है। समाज में व्यवस्था का मतलब समाज में विश्वास, परस्परता में विश्वास, कि हर आदमी एक दूसरे के सुख के लिए है, एक दूसरे के सुख के लिए काम कर रहा है, ऐसा विश्वास सबको हो जाए और प्रकृति में सह अस्तित्व बना रहे। मतलब आपका जीवन, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारी भी जीविका चलती रहे और हमारे जीने के तरीके से पशु पक्षियों को ना दिक्कत हो, वृक्षों को ना दिक्कत हो, हवाएं अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहे, विषैली ना हो जाए, पानी अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहे, वो वो गंदा ना हो जाए, कंटामिनेटेड वाटर ना हो जाए, विषैला ना हो जाए, पीने और जीने के लायक बना रहे वो। तो सह अस्तित्व में प्रकृति में जीना, चाहे वो मटेरियल लेवल पे हो, चाहे वो प्लांट लेवल पे हो, चाहे वो एनिमल लेवल पे हो, चाहे ह्यूमन लेवल पे हो, इसको एग्जिस्टेंस को हम महसूस कर पाए। हमारा जीवन ऐसा है कि जो अन्य ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, हमारी जीवन शैली से उनको तकलीफ ना हो। हम देखिए वो जो ओजोन की हमारी परत है, इस परत का क्षरण हम किस तरीके से कर रहे हैं अपनी जीवन शैली से। तो एक बनी बनाई प्राकृतिक व्यवस्था है, वो क्षारित हो रही है, और उसके क्षारित होने से, डिग्रेड होने से धरती पे जो जीवन है वो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो हमको ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए। तो अब आप, एक प्रश्न है आपसे कि चाहे वो व्यक्ति के स्तर पे, परिवार, समाज या प्रकृति के स्तर पे जो बातें हमने की, क्या ये सभी जरूरी बातें हैं? क्या इनके अलावा भी कोई लक्ष्य सेट किया जा सकता है? क्या हमारा, जैसे हम जीवन को रोज जी रहे हैं, एवरीडे लाइफ को हम जी रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन इन चारों अर्थों को पूर्ण करने के ही अर्थ में है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति में समाधान हो, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग हो, हर परिवार समृद्ध हो,
यानी उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। हर समाज में अभय हो, हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हमको देख के कोई डरे, अविश्वास की स्थिति हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, इस तरह की चीजें उत्पन्न हो हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे जीने के तरीके से। और प्रकृति की जो व्यवस्था है, जो सामंजस्य है, जो प्रकृति के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, इन घटकों में असामंजस्य की स्थिति, हमारे मैल एडजस्टमेंट की स्थिति हमारे जीने के तरीके से तो नहीं बन रही है। एक बार आप एक्सप्लोर करके अपने लेवल पे देखिए, इंडिविजुअल के लेवल पे देखिए कि क्या ऐसी स्थितियां मौजूद हैं कि आपके जीने के तरीके से ये जो चारों बातें हमने नंबर 1 2 3 4 में कही हैं, इनका विरोधी विचार तो नहीं है। और अगर है तो आप लगातार कंटिन्यूअस सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से आप सही भाव, सही विचार की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए, तभी जाके समाज में व्यवस्था बनी रह पाएगी। वर्तमान जो स्थिति है, आप वर्तमान समाज की जो स्थिति है वो देखें तो पूरा समाज मानव लक्ष्य का, जो हर व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में अस्तित्व, इस भाव में जीने की जो बात है, उससे इतर पूरा समाज ही ग्रास मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा है, एक आधारभूत भ्रम में जी रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में अभी करेंगे, when we will reassociate with each other in few minutes. Entire society is living in gross misunderstanding at the level of individual, at the level of family, at the level of society, and at the level of nature. So through human values,